पूरी दुनिया हमें देखती है कि हम तो फोर्स्ड कन्वर्जन करते हैं वो मियाँ मिट्ठू के जरिए सिंध में, अपनी हिंदू बच्चियों को अगवा करके उनकी ज़मीनें और उनके कारोबार में हिस्सा लेने के लिए उनको फोर्सफुली मुस्लिम कन्वर्ट करके तो ये यहाँ पर करने हैं। ठीक है, हम अक़लियतों को झूठे ब्लास्फेमी के केसेस में फंसा के उनकी जिंदगियां तबाह कर देते हैं। नमस्कार, आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जुड़ा है और अक्सर काफ़ी गंभीर विवादों में रहता है, मियाँ मिट्ठू। ये नाम जब भी सुनने में आता है तो आमतौर पर अल्पसंख्यक समुदायों की बात होती है, खासकर हिंदू लड़कियों के, जिसे कहते हैं कथित जबरन धर्मांतरण और शादी से जुड़े मामले। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए मियाँ मिट्ठू, जिनका असल नाम तो मियाँ अब्दुल हक है, वो सिंध में घोटकी जिले में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अच्छा। वो सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं है बल्कि भरचुंडी शरीफ दरगाह के संरक्षक भी हैं। और आपको पता है कि दरगाहों का स्थानीय राजनीति और समाज पर कितना गहरा असर होता है। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा वो पहले सियासत में भी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी, उससे जुड़े थे। और पीपीपी सिंध की एक बड़ी राजनीतिक ताकत है। तो ये जो विवाद हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, असल में मियाँ मिट्ठू पर मुख्य आरोप हैं क्या? मतलब क्या बातें कही जाती हैं उनके बारे में? देखिए, जो सबसे गंभीर आरोप है वो आते हैं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तरफ से और खासकर पाकिस्तान के हिंदू समुदाय की तरफ से। जी। उनका ये कहना है कि मियाँ मिट्ठू और उनके जो सहयोगी हैं वो नाबालिग हिंदू लड़कियों और कुछ मामलों में ईसाई लड़कियों की भी, उनके अपहरण में, फिर जबरदस्ती धर्म बदलवाने में और फिर उनकी मुस्लिम मर्दों से शादी करवाने में शामिल रहे हैं। आरोप ये भी है कि वो अपनी दरगाह का और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं इन कामों को करने के लिए और एक तरह से उन्हें, क्या कहते हैं, वैधता दिलाने के लिए। ये तो बहुत ही संगीन इल्जाम है। क्या कुछ ऐसे खास मामले भी सामने आए हैं जिनसे ये बात और ज्यादा साफ होती हो? कोई उदाहरण? हाँ, कई मामले हैं। कई मामले तो काफी चर्चित भी हुए, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। शायद सबसे ज्यादा जिस केस ने ध्यान खींचा वो 2012 का रिंकल कुमारी का मामला था। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसके बाद फिर 2019 में 2 बहनें थी, नाबालिग बहनें, रीना और रवीना, उनका मामला सामने आया। अच्छा। फिर 2020 में कविता कुमारी का केस आया, उसका तो एक कथित धर्मांतरण का वीडियो भी वायरल हुआ था। बाप रे। तो इन सभी मामलों में यही पैटर्न था, लड़कियों का नाबालिग होना और मिट्ठू की किसी न किसी तरह की भूमिका होने के आरोप। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा करती हैं कि सिंध में हर साल लगभग 1000 लड़कियों का जबरन धर्म बदलवाया जाता है। 1000 हर साल? जी हाँ, और मिट्ठू का नाम अक्सर इन घटनाओं के बिल्कुल केंद्र में आता है। इसी वजह से कुछ लोग तो उन्हें कन्वर्जन फैक्ट्री चलाने वाला भी कहते हैं। 1000 का आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। पर सवाल ये उठता है कि अगर ये सब सच में हो रहा है तो इतने बड़े पैमाने पर ये मुमकिन कैसे है? कोई रोक टोक नहीं है? आपने उनके रसूख का जिक्र किया, क्या वही वजह है? हाँ, काफी हद तक आरोप यही लगता है। कहा जाता है कि वो, मतलब जो लोग कथित तौर पर अपहरण करते हैं उनको वो पनाह देते हैं और फिर अपने असर का इस्तेमाल करके पूरी कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि लड़कियां वापस अपने घर न जा पाएं। मतलब कोर्ट वगैरह में? हाँ, अक्सर जब ये लड़कियां कोर्ट में पेश की जाती हैं तो वो बहुत ज्यादा दबाव में होती हैं। और ये बातें भी सामने आई हैं कि कई बार जो लोकल पुलिस है या प्रशासन है वो या तो मदद करता है या फिर बस आंखें मूंद लेता है। अच्छा। पाकिस्तान का जो अपना मानवाधिकार आयोग है उसने भी सिंध में इस तरह के जबरन धर्मांतरण की जो लगातार घटनाएं हो रही हैं उस पर गहरी चिंता जताई है। जाहिर है, जब किसी पर इतने गंभीर और इतने लगातार आरोप लग रहे हों तो इसका कोई ना कोई राजनीतिक या सामाजिक असर तो हुआ होगा ना? बिल्कुल हुआ। राजनीतिक तौर पर देखें तो रिंकल कुमारी मामले के बाद जो हंगामा हुआ उसके चलते 2013 के इलेक्शन में पीपीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वो निर्दलीय लड़े जरूर, लेकिन वोट बहुत कम मिले, तो शायद ये जनता की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया थी। सामाजिक तौर पर देखें तो 2019 में घोटकी में दंगे हुए थे, उसमें भी उनकी भूमिका की बात कही गई थी। अच्छा, वो कौन से दंगे? वो दंगे एक हिंदू स्कूल प्रिंसिपल पर ईश निंदा, मतलब ब्लास्फेमी के आरोप के बाद भड़के थे और पाकिस्तान में ये ईश निंदा का आरोप बहुत संवेदनशील और खतरनाक मामला बन जाता है। हाँ। उन दंगों में हिंदू मंदिरों और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया था और इसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं रहा। दिसंबर 2022 में यूके की सरकार ने मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर मियाँ मिट्ठू पर प्रतिबंध लगा दिए। यूके ने प्रतिबंध लगाए? जी हाँ, जिसमें उनकी यूके यात्रा पर रोक और वहाँ अगर कोई संपत्ति है तो उस पे रोक, ये सब शामिल है। एक तरफ तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है और दूसरी तरफ इतने सारे आरोप। खुद मियाँ मिट्ठू क्या कहते हैं सब पर? उनका क्या पक्ष है? मियाँ मिट्ठू ने तो हमेशा इन आरोपों को खारिजी किया है। उनका हमेशा यही कहना रहा है कि वो किसी का जबरदस्ती धर्म नहीं बदलवाते, लड़कियां अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाती हैं और वो तो बस उनकी मदद करते हैं।
और वो तो धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। रिंकल कुमारी मामले में भी उनका यही स्टैंड था। लेकिन अजीब बात यह है कि इतने सारे मामले सामने आने के बाद भी, मानवाधिकार संगठनों की इतनी रिपोर्ट्स के बाद, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद उन पर पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी या असरदार कानूनी कार्रवाई शायद ही हुई हो। और इसकी वजह? कई लोग मानते हैं कि इसके पीछे उनका जो गहरा राजनीतिक और स्थानीय असर है वही वजह है। और एक और चिंता की बात है, 2021 में अजय लालवानी नाम के एक स्थानीय पत्रकार थे जो इन कथित धर्मांतरण रैकेट्स पर काफी रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। जी। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें तो मियां मिट्ठू सिंध के एक बहुत ताकतवर, रसूख वाले, धार्मिक और राजनीतिक शख्स हैं और उन पर अल्पसंख्यक समुदायों की, खासकर नाबालिग लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और शादी करवाने जैसे बेहद संगीन और लगातार आरोप लगते रहे हैं। हाँ। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं लगता, ये तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल है, उनकी धार्मिक आजादी का सवाल है और कानून के राज का भी सवाल है। ये सारे बड़े मुद्दे इससे जुड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी एक व्यक्ति पर इतने गंभीर और लगातार आरोप लगते हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी निंदा हो रही हो, प्रतिबंध लग रहे हों, लेकिन फिर भी देश के अंदर वो कानूनी कार्रवाई से काफी हद तक बचा रहे, हाँ। तो ये उस समाज और उस व्यवस्था के बारे में क्या बताता है? खासकर जब बात सबसे कमजोर तबकों की हो, अल्पसंख्यकों की, नाबालिग लड़कियों की, उनके अधिकारों और उनकी सुरक्षा की। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए।